को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको यूनिट टेस्ट के रिवीजन के प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे, पाठ 1, 2, 3 के। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर पहला है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी अभी उसके जीवन में कोमल, मधुर, दयामय और सुकुमार बसंत का आगमन हुआ है। उसके जीवन में काफ़ी लंबे समय के बाद सुख और खुशियाँ आई हैं, अतः अभी उसकी मृत्यु नहीं होगी और ना हो सकती है। कवि लोक कल्याण के लिए कार्य करना चाहता है, इसलिए उसे विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं हो सकता। दूसरा है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है। उत्तर देखिए, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कहता है कि वह फूलों के आलसीपन को समाप्त कर देगा। उन्हें विकसित करने के लिए वह अपने जीवन के खुशी रूपी अमृत को उनके लिए सींच देगा, जिससे वे अनंत समय तक खिले रहेंगे। खिले हुए फूल सभी के जीवन में खुशी का संचार करेंगे। तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। देखिए, कवि सोए हुए पुष्पों की तंद्रा एवं आलस्य को दूर हटाने के लिए उन्हें अपने कोमल कोमल प्यारे सपने अर्पित करना चाहता है। वह उन सोई कलियों को अपने हाथों से सहलाना चाहता है। उन कलियों के लिए सूर्य को प्रकट कर उन्हें जगाना चाहता है। कवि प्रत्येक स्तर तक कलियों की निद्रा को दूर करना एवं भगाना चाहता है। इसके बाद देखिए, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आप आपस में चर्चा करके लिखिए। भारत अनेक ऋतुओं का देश है। यहाँ गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, बसंत आदि 6 ऋतुओं का आगमन होता है। इसमें बसंत सबसे प्रिय और सर्वश्रेष्ठ ऋतु है। इसके आगमन पर प्रकृति के साथ साथ सभी प्राणी हर्ष और उल्लास से झूम उठते हैं। इनमें गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि किसी की भी अधिकता नहीं होती, इसलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न है, ध्वनि कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है। उत्तर है, ध्वनि कविता में कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है। यह प्रकृति अत्यंत मनोहारी है। प्रकृति के माध्यम से कवि जनमानस में जागृति लाना चाहता है। कवि के अनुसार इस कार्य के लिए प्रकृति से उत्तम अन्य कोई साधन नहीं है, इसलिए कवि का प्रकृति चित्रण स्वाभाविक और सुंदर बन पड़ा है। प्रश्न है, कवि अपने सपने किन्हें और क्यों देना चाहता है। उत्तर देखिए, कवि अपने सपने सोई हुई कलियों को देना चाहता है। इन्हें पाकर वे अपनी नींद से जाग उठेंगी। नींद से जगाने के बाद वे एक नवीन संसार के दर्शन कर पाएंगी। इसी में वे अपने जीवन का चमकता हुआ सूर्य अर्थात सुख के क्षणों को देखकर भोग पाएंगी। कवि प्रत्येक स्तर पर अपने सपने और कोमल भावनाओं को कलियों के लिए अर्पित करना चाहता है। प्रश्न देखिए, कवि ने कविता में तंद्रालस लालसा शब्द का प्रयोग क्यों किया है। उत्तर है, कवि ने प्रकृति में ऊंघ के कारण होने वाले आलस्य और लालसा को प्रकट करने के लिए तंद्रालस लालसा शब्द का प्रयोग किया है। यह शब्द प्रतीक रूप से लिखा गया है। इसके माध्यम से कवि जीवन में थके हारे, निराश व हताश मानवों की ओर संकेत करता है। इसके बाद प्रश्न है, ध्वनि कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो ध्वनि कविता का मूल उद्देश्य जीवन में निराश और हताश व्यक्तियों को एक नवीन राह और रोशनी देना है। यह रात और रोशनी उनके जीवन में पथ प्रदर्शक का काम करेगी, जिससे जनमानस खुशी और सुख के क्षणों को शीघ्रता और सरलता से प्राप्त कर लेगी। इसके बाद देखिए प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। उत्तर देखिए, वस्तु विनिमय का अर्थ है किसी वस्तु को लेने के लिए उसके बदले में अन्य वस्तु देना। जब हम कोई वस्तु खरीदने के लिए जाएं और उसके बदले में पैसा ना देकर कोई वस्तु दें
तो यह वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। लेकिन आज वस्तु विनिमय पद्धति लगभग समाप्त हो चुकी है। अब वस्तु खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने मशीनों के प्रयोग के कारण समाज में बढ़ती बेरोजगारी और बेकारी की समस्या की ओर संकेत किया है। जिस काम को पहले 10 व्यक्ति करते थे, अब एक अकेली मशीन उस काम को कर देती है। इससे कई लोग बेकार हो गए हैं, या यूं कहें कि उनके हाथ कट गए हैं। अतः लेखक का कथन लघु उद्योग करने वालों की असीम पीड़ा को उजागर करता है। इसके बाद प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? उत्तर है, बदलू के मन में उसके रोजगार के छिन जाने की व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। इसलिए लेखक कहता है, इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, जिसका अर्थ है कि मशीनों के प्रचलन के कारण हजारों लाखों लोगों के रोजगार पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। प्रश्न है, मशीनी युग ने बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर देखिए, मशीनी युग के आने के बाद बदलू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो गई। उसका मानसिक मस्तिष्क काम करना एकदम बंद कर दिया। उसके हाथों से बनी चूड़ियाँ अब कोई नहीं खरीदता था। उसकी गाय बिक गई थी। उसका शरीर ढल गया था। उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आई थी। साथ ही साथ उसे फसली खांसी भी हो गई थी। इस सब का प्रमुख कारण उसके पास रोजगार का ना होना था, जो उसकी गरीबी को लगातार बढ़ा रहा था। इसके बाद देखिए, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं? उत्तर है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, गुजरात तथा बिहार राज्यों में सर्वाधिक होता है। लाख से अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है। इनसे सुंदर सुंदर खिलौने बनाए जाते हैं। घर सजाने के लिए सुंदर वस्तुएं भी लाख से बनाई जाती हैं। महाभारत में लाक्षागृह लाख के कारण ही अति सुंदर बना था। लाख से सुंदर आभूषण भी बनाए जाते हैं। इनमें चूड़ियाँ, कंगन आदि मुख्य रूप से आते हैं। इसके बाद है प्रश्न आपका, लेखक ने कांच की चूड़ियों को किसका प्रतीक माना है? उत्तर है, लेखक ने कांच की चूड़ियों को मशीनी युग का प्रतीक माना है। यह वह मशीनी युग है जो लघु उद्योगों को समाप्त तथा बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाला है। प्रश्न है, बदलू की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। वह कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। वह लेखक से खूब स्नेह करता था। वह चूड़ियों को वस्तु विनिमय के तरीके से बेचता था। कभी कभी शादी विवाह के अवसर पर वह जिद पकड़ लेता था। इस संसार में यदि किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू का व्यक्तित्व सुदृढ़ तथा कभी हार ना मानने वाला था। अब देखिए प्रश्न, बदलू कौन था? वह किस प्रकार व्यवसाय करता था? बदलू एक मनिहार था। मनिहार एक जाति है जो चूड़ियाँ बनाने या बेचने का काम करती है। वह लाख की चूड़ियाँ बनाने का व्यवसाय करता था। यह उसका पैतृक पेशा था। उसकी बनाई चूड़ियों की खूब खपत थी। आसपास के गांव की स्त्रियों को वो के पास चूड़ियाँ खरीदने आती थी। मतलब आसपास के जो गांव की औरतें थीं वो उसके पास चूड़ियाँ खरीदने आती थीं। बदलू को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा, क्यों? बदलू गांव में एक छोटी सी भट्टी पर लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। लेकिन कांच की चूड़ियों के आ जाने के बाद उसकी चूड़ियों को कोई पसंद नहीं करता था। इससे उसका काम एकदम कम हो गया। अंततः उससे विवश होकर उसने अपना मशीनों का व्यवसाय बंद कर दिया, अपने चूड़ियों का व्यवसाय बंद कर दिया। इसके बाद है प्रश्न, मैं अपनी कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जाग गई। उत्तर देखिए, लेखक के टायरों की स्थिति की
का पूरी तरह से ज्ञात होने पर भी हिस्सेदार साहब अपनी जान हथेली पर रखकर उस बस की में यात्रा करते थे। बलिदान और त्याग की ऐसी भावना कहीं का और मिल पाना अत्यंत कठिन था। यही कारण था कि लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति अपार श्रद्धा भाव जाग उठी। प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर देखिए, लोगों ने लेखक और उसके मित्रों को शाम वाली बस से यात्रा न करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि बस अत्यंत पुरानी थी। उसका कोई भरोसा नहीं था कि वह कब चलते चलते रुक जाए। कुछ लोग तो शाम वाली इस पुरानी बस को डाकिन कहकर संबोधित करते थे। इन्हीं कारणों से कोई भी व्यक्ति शाम वाली बस से किसी को भी यात्रा न करने की सलाह देता था। इसके बाद प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर है, लेखक के बस के अंदर बैठने के कुछ देर बाद इंजन चालू हुआ तो ऐसा लगा मानो सारी बस ही इंजन के समान धक धक कर हिलने डुलने लगी हो। लेखक यह सोचने पर विवश हो गया कि वह बस में बैठा है या इंजन के अंदर। सारी बस पूरी तरह से हिल रही थी, जो उसकी सोच को पूर्णतः सच कर रही थी। इसके बाद देखिए प्रश्न, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर देखिए, लेखक ने जब हिस्सेदार साहब की बात सुनी कि यह बस अपने आप चलेगी तो उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि बस बहुत अधिक पुरानी हो चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। उसका प्रत्येक कलपुर्जा हिल रहा था। प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर देखिए, लेखक के मन में चल रहा था कि न जाने कब कौन सा पेड़ आकर बस से टकरा जाए या बस किसी पेड़ से टकरा जाए। यही सब बातें सोचकर लेखक पेड़ों को दुश्मन समझ रहा था। इसके बाद है प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व से, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ? इसको आपको लिखना है। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा के साथ आरंभ हुआ। इसका प्रथम चरण सन 1931 ईस्वी में समाप्त हुआ। दूसरे चरण का आरंभ सन 1934 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजी सरकार भारतीय जनता पर अत्यधिक अत्याचार कर रही थी। इस अत्याचार से जनता अत्यंत पीड़ित एवं दुखी थी। सन 1919 ईस्वी में एक अधिनियम पास हुआ जिसमें शासन में कोई स्थान न मिला। इस बात से भारतीय जनता के मन में अत्यधिक रोष भर गया। असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के पश्चात अंग्रेजों द्वारा कुछ ऐसे कानून और अधिनियम भी पास किए गए जो भारतीय जनता एवं उनके हितों के लिए सर्वथा अनुचित और एवं हित विरोधी थे। इस प्रकार के कानूनों का विरोध होना स्वाभाविक था। सन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन का काम यह देखना था कि भारतीयों को कौन कौन से अधिकार देने चाहिए और कौन से अधिकार नहीं देने चाहिए। इसमें कोई भेदभाव भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए भारतीय जनता एवं नेताओं ने इस कमीशन का पूर्वोत्तर विरोध किया। सन 1929 ईस्वी में कमीशन ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया, जिससे देश में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह की लहर फैल गई। महात्मा गांधी ने ऐसे वातावरण को ध्यान में रखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया। अब देखिए, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस तरह किया है, लिखिए। उत्तर देखिए, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने बड़े ही आकर्षक ढंग से किया है। लेखक बस पर व्यंग्य कसते हुए टिप्पणी करता है कि हमें लगा बस गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अवश्य जवान रही होगी। उसे पूरी तरह से प्रशिक्षण मिल चुका था। बस का प्रत्येक हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था।
पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। कुछ दूर चलने पर सारे भेदभाव समाप्त हो गए। तो आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रश्नों के उत्तर तो आपके पास लिखे हुए हैं। आपको ये सारे प्रश्न उत्तर आपको अपनी यूनिट टेस्ट के लिए तैयार करने हैं। धन्यवाद।